नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दी अनुज कपूर टॉक शो। और ये है मेरी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है माइंडफुल कन्वर्सेशंस। एंड मैं हूँ आपका होस्ट अनुज, और आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है रविकांत सोनी। वो पीछे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, एंड ही इज आल्सो अ राइटर. He is basically from Bihar in Sasaram from Lashkariganj, which resides in the Sasaram city of Bihar. और उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से पढ़ाई की है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही मुकाम हासिल भी किया है। और उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी बुक्स लिखी हैं एंड एक कोर्स भी बनाया है विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब. सो you can go through all those books as well at the end of this episode in the podcast. The links will be provided over there. लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है उनकी किताब, जो एक और अलग ही सफ़र है, उसके बारे में हम बात करेंगे. एक भावनात्मक और रचनात्मक यात्रा जो शुरू होती है एक बहुत ही निजी दुख से. साल 2020 में उन्होंने अपने पिता को खोया. उनके निधन के बाद रवि ने अपने करियर से एक ब्रेक लिया ताकि वे अपनी मदर और अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिता सकें. और इस दौर में उन्होंने अपने भीतर के लेखक को पहचाना, एक फिक्शन की तरफ अपना रुख मोड़ा और इसी बात पे एक किताब का जन्म लिया जिसका नाम है 4 AM at the Bangalore इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी हम आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में. और भी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी जर्नी कैसी रही और उनकी आने वाली और क्या बुक्स हैं, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में. तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड. हेलो रवि, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टू कम इन टू दिस एपिसोड. वेलकम. हेलो अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके पोस्ट कार्ड को ज्वाइन किया. और मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी नॉलेज होगा और जो भी जर्नी के दौरान मैंने चीज़ों को अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर करूँगा. तो इस अवसर को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. सो रवि, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी जर्नी के बारे में. हालांकि मैंने अपने इंट्रो में बताया, लेकिन फॉर ऑडियंस मे बी इफ यू कुड जस्ट प्रोवाइड अ ब्रीफ, एक थोड़ा सा आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, और ये कहानी जो किताब है उसका विचार आपके मन में कहाँ से आया और कैसे आया. मतलब क्या ये जर्नी कुछ हद तक आपके पर्सनल लाइफ से भी कुछ हद तक प्रेरित है, जैसे मैंने इंट्रो में बताया? या मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं और अगर उसको सुनने, पढ़ने या देखने में अच्छा लगता है तो आप उसे चाहे तो मेरी जर्नी मान लीजिए या मेरी कल्पना की उड़ान मान लीजिए. बट मेरा प्रयास यही रहता है कि वो चीज आपके जहन में जाके बस जाए और आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानने लगे. मेरी जर्नी भी कुछ वैसी ही शुरू हुई थी. 10th पास करने के बाद घर से निकला आईआईटी की तैयारी करने के लिए. ये 2001 की बात है. फिर मैं वहाँ से कोटा गया, आईआईटी की तैयारी की और फिर मैंने बेंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया. वहाँ पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग के कोर्स कंप्लीट किए. वहाँ बहुत सारे
चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, कोटा में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब स्टार्ट किया, और मैंने बहुत सारे कंपनीज में काम किए हैं। एग्जांपल के लिए इंफोसिस, एचसीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें मैंने काम किया। अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लीडर। नोएडा बेस्ड में हूँ, इसके पहले मैं बेंगलोर में रहा था। तो इस जर्नी के दौरान मैंने जो कुछ देखा, अनुभव किया या कुछ सुना, मैंने उन सबको एक मोती के रूप में, एक माला के फॉर्म में पिरोना शुरू किया। छोटे छोटे मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बनाया, और वो माला इतनी सुंदर हो गई कि उसको मैंने नाम दे दिया 4 AM एट बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये मेरी एक आउट ऑफ द ट्रैक बोल सकते हैं कि मेरा जो फील्ड है, मेरा जो करियर है, या मेरा डे टू डे जो वर्क है, उससे अलग ये चीज है। एक फिक्शनल बुक मेरे जहन में बहुत पहले से थी कि मुझे लिखना है, बट समय के अभाव में मैं कभी टाइम नहीं दे पाता था, मैं स्टार्ट नहीं कर पाता था। रोज सोचता था कि कल करूंगा, परसों करूंगा, बट वो दिन नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली कहें, या फिर एक सैड मोमेंट था 2020 में। मेरे पापा को मैंने खो दिया, और मुझे अपने परिवार के साथ, अपनी मम्मी के साथ समय बिताना था उस दौरान। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जो कैरियर है उससे थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताऊं। और उस दौरान मुझे जो समय मिला, उसमें मेरा जो बहुत सालों से एक ख्वाब था कि एक किताब को लिखना है, मैंने उसको लिखना शुरू किया। और कड़ी मेहनत के बाद मैंने इस बुक को फाइनली पब्लिश कराया, जो कि अमेजन पे बेस्ट फिक्शनल बुक के रिकॉर्ड में टॉप 1 पे जा चुका है। और इस बुक को मैंने 3 लैंग्वेज में प्रकाशित किया है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। तो बंगाली का कॉपी तो अभी मेरे पास नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश की कॉपी अभी मेरे पास है। और ये एक ऐसी किताब है जो जिसको जब भी कोई पढ़ता है तो वो बोलता है कि ये तो मेरी कहानी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऑथर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी के अंदर जाकर उसकी कहानी को हम्म। कोरिलेट करना शुरू कर दे। तो ये छोटी सी अ, चीज थी जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू, थैंक यू रवि। या आई थिंक आपने जो बोला बहुत मुझे एक्चुअली टच कर गई, क्योंकि आपने एक बात बोली कि एक जिंदगी में आपके एक मोड़ आया, तो हर हर आदमी के पास की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है जब उनको लगता है कि यार ये या फिर ऐसा कोई हादसा होता है, या फिर कुछ। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब आज से करीबन 4 साल पहले, अराउंड 2021 में, जब मेरी मदर एक्सपायर हुई। एंड बट मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उसका कुछ खास यूटिलाइज नहीं करा, क्योंकि मैं आज तक उस बात से पूछ रहा हूँ। बट हैट्स ऑफ टू यू टू हैव टेकन दैट मोमेंट, डॉन इनटू दैट डीप एंड यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। उसको आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज किया। आपने एक करियर ब्रेक लिया, और आपने एक ऐसी चीज बनाई जो आई थिंक इट्स कमेंडेबल। आई मीन मैंने खुद भी अमेजन में रिव्यू जो पढ़े थे, मैंने देखे, दे आर रियली वेरी गुड। एंड मैं अपने ऑडियंस को भी कहूँगा कि ये कि किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताब किताब नहीं, एक जर्नी है। सो या हैट्स ऑफ टू यू। आई थिंक इट्स रियली वेरी कमेंडेबल। सो थैंक यू। अगर इस पॉडकास्ट की बात करें, तो अगर हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, तो आपने कहानी की शुरुआत में जो है ससाराम जैसे एक छोटे से शहर से की है, और अंत होता है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ये ट्रांजिशन बड़ा सिंबॉलिक सा लगता है। तो इस सफर के पीछे का अर्थ क्या है, मतलब आपके लिए, मतलब। हाँ, सासाराम एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। छोटा कहना शायद कुछ मायनों में सही नहीं होगा, क्योंकि वो 2 मायनों में बहुत ही प्रसिद्ध भूमि है। अम, एक तो है शक्तिपीठ माँ तारा चंडी का, और दूसरा मुगल इम्पेरर शेरशाह सूरी का वो बर्थ प्लेस है, जहाँ पे उनके ओके। टॉम मकबरा आज भी है, जिन्होंने अ, इंडिया में सबसे बड़ा रोड बनवाया, या फिर सिक्के की स्टार्ट की। तो ओके। और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत शहर है।
तो उस हम्म छोटे से शहर से कोई लड़का जब बड़े ख्वाब लेके निकलता है, तो उसके सपने बहुत हम्म बड़े होते हैं कि मैं यहाँ से निकलूंगा, कुछ सक्सेस, अच्छे से पढ़ाई करके कोई सक्सेसफुल मैन बनूंगा, कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब हम्म करूंगा और कोई अपना एक हम्म अच्छा सा नेम एंड फेम क्रिएट करूंगा। तो वो एक जर्नी है कि आप एक हम्म सासाराम जैसे शहर से निकलते हो जहाँ पे सुविधाएं लिमिटेड है, और एक बेंगलोर का शहर देखें जो एक सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हर एक मुकाम को हासिल किया जा सकता है, वहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं। तो वो एक जर्नी दिखाता है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, चाहे जब भी उसके मन में कोई जिज्ञासा आए या कोई कुछ करने की चाहत हो, तो वो उस मुकाम को हासिल कर सकता है। तो ये एक प्रेरणादायक भी चीज है कि अगर आप किसी भी जगह से हैं और कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कुछ बाधा नहीं आएगी उसको करने में। ओके या वेरी गुड या आई थिंक हर छोटे शहरों की आई मीन हर शहर की एक अलग कहानी होती है आई मीन इट्स नॉट दैट कि हर छोटा या बड़ा कोई शहर नहीं होता मतलब हर शहर के पीछे इनफैक्ट मेरी वाइफ का जो शहर है रामपुर यूपी में उसकी भी एक अलग ही कहानी है वहाँ के लोग वहाँ के जो वहाँ की जो बातें हैं अगर आप पीछे के बैकग्राउंड जाएं तो फिर जो मुगल्स वो बेसिकली नवाबों का शहर है तो हर हर शहर जो छोटा हो या बड़ा हो सबकी एक अलग ही कहानी होती है ये तो इसमें कोई दो राय नहीं दिस इज वेरी ट्रू या सो अगर हम इस किताब की बात करें तो किताबों में पहला प्यार और दोस्ती हमेशा एक अलग ही रंग भर देते हैं आपके कैरेक्टर्स बड़े ही रियल लगते हैं क्या ये किसी असली जिंदगी से क्या मतलब कहीं कहीं पे कुछ इज देयर अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन योर रियल लाइफ कुछ है या फिर टोटली फिक्शनल है आपकी ये जो बुक है सिमिलरिटी तो है, कुछ ना कुछ तो घटा था। और वो घटना ये थी कि मैं 10th पास करने के बाद सासाराम से कोटा गया था, आईआईटी की तैयारी की हम्म थी। हम्म वहां से मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में इंजीनियरिंग किया, और फिर वहां से मैं कॉलेज करने के बाद मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन किया और जॉब करने लगा। तो सिमिलरिटी इतना ही है। बाकी की चीजें मैंने कुछ सोसाइटी में देखी हैं, कुछ मेरी कल्पना की उपज है, और कुछ हम्म चीजें ऐसी हैं जो मैं कहानी को रोचक बनाने के लिए अपने मन से उसे डाला हूं। तो बहुत ओके सारी चीजें हैं एक कहानी में, जैसे अगर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं देखते हैं, मैं उस जमाने से कोरिलेट कर पाता हूँ अपने आप को, कि जो चीजें दिल को छूती हैं, तो जब वो मूवी हम देखते थे तो लगता था कि अरे इस सही में ये घटना उसके साथ घटी होगी। तो मेरा भी यही मानना है कि आप पढ़ें और आप ये सोचें कि क्या वो मेरी अपनी कहानी है या एक कल्पना है। आपको किसमें मजा आता है आप उसे अपने साथ रख सकते हैं, मैं आपको उसके लिए मना नहीं करूंगा। और मैं इसको क्लियर भी नहीं करना चाहता हूँ कि ये मेरी कहानी है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसे दोनों ही भावों में लेके अगर उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं, उससे रोमांचित हो रहे हैं, तो मेरे लिए वो काफी है। और एज ए ऑथर मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप उसे एक जीवन शैली के रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं, उसे जीवित कहानी के रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि उसे केवल काल्पनिक कहानी के रूप में ही देख रहे हैं। तो जब तक उसे ये नहीं माने कि ये एक जीवित कहानी है, एक कहानी है जो घटी होगी, वो वैसे अगर आप उस दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू रवि इस बात के लिए एंड अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग हिस्सा कौन सा रहा इस किताब को लिखने के दौरान कोई तो एक मोमेंट होगा जब ये होगा कि यार ये मुझे लिखा नहीं जा रहा या फिर ये चीज थोड़ी आई मीन चैलेंजिंग है इसको कोई एक पर्टिकुलर सीन या कोई पर्टिकुलर मोमेंट कौन सा ऐसा रहा अब इस इस मेरी किताब को पढ़ने वाली सबसे पहली जो कोई व्यक्ति है वो मेरी मम्मी है। और मेरी मम्मी ने वो बात बताई थी जो मुझे लिखते समय परेशानी हुई थी। उन्होंने बोला था कि उस चीज को पढ़ते समय उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो इस किताब में एक डेथ सीन है,
और उस डेथ सीन में एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का होता है। तो उस क्षण को लिखना, उस क्षण को एक रूप देना कि वो जाकर पढ़ने वाले के मन में बैठ जाए और उनकी आंखों से आंसू ले आए, वो सबसे पीड़ादायक समय था मेरे लिए, क्योंकि उसको मुझे फील करना था। और मैं जिस मोमेंट से गुजर रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली मैं अपने फादर के लॉस्ट होने से थोड़ा सा वो मोमेंट मैंने कुछ ऐसा महसूस कर रहा था कि जो मैं उस चीज को ना उस कहानी के या उस पर्टिकुलर सीन के माध्यम से मैं उसमें डाल दिया था। कोरिलेट कर तो लिया। कहीं कहीं ना कहीं उसको लोग जब पढ़ते हैं ना, तो वो उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि राइट। वो एक बिछड़ाव को, वो एक हाँ। मदर एंड बेटे के, मदर को बेटे की डेड बॉडी देखने का जो फीलिंग है ना, राइट। वो महसूस करना बहुत टफ हो जाता है, और वो मुझे लिखना भी वो ट्रू। एक उतना ही कठिनाई भरा समय था। आई कैन फील इट। मैं भी फील कर सकता हूँ आपने कैसे फील किया होगा। मैं तो सुन के ही मेरे को तो बहुत अभी आई आई हैड गूज बम्प्स व्हेन यू वर स्पीकिंग। लिटरली मैं ये कहूंगा कि मेरे अभी पूरे बॉडी में पूरे गूज बम्प्स हो गए हैं। तो मतलब आई कैन इमेजिन जब लोग इस उस मोमेंट को या फिर उस पर्टिकुलर सीन को पढ़ेंगे तो मतलब उनको उनके दिमाग में क्या मतलब होगा। आई आई कांट रियली मेक श्योर। मतलब मैंने जब इस किताब को भी अभी पढ़ना शुरू किया था तो फिर मेरे को भी थोड़े वैसे ही पल महसूस हुए थे। तो बट अगर हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए, थोड़ा सा कूल डाउन बिल- करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा हट के कि आपकी राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है। क्या आप किसी स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आप काम भी करते हैं। तो कैसे आपने, हालांकि आपने करियर ब्रेक लिया, बट इन केस अगर आप लिखना चाहें अगर फ्यूचर में कोई किताब, तो मतलब हाउ डू यू मैनेज, मतलब हाउ टू व्हाट इज द राइटिंग प्रोसेस दैट यू फॉलो बेसिकली। ओके, सो मैं यहाँ पर ना दो चीजों के बारे में अब बात करना पसंद करूंगा। पहला है टाइम मैनेज कैसे करता हूँ बुक लिखने के लिए, और दूसरा मेरा पैटर्न क्या होता है बुक को लिखने का। सो पहले मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। तो ये जो फिक्शनल बुक है, 4 AM एट बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो मैंने करियर ब्रेक के ड्यूरेशन में लिखा, बट इसके पहले मैंने 4 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बुक पब्लिश कर चुका हूँ। राइट। तो उसको मैंने अपने करियर के समय ही लिखा था, जिस समय मैं जॉब करता था। तो मेरा मेरा प्रोसेस ऑफ राइटिंग ये रहता है कि जब भी आप फ्री हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप वो टाइम मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, आइदर किसी ओटीटी को देखने में, या कुछ रील्स देखने में, या फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में, मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। और उसको मैं कोशिश करता हूँ उसको यूटिलाइज करके लिखना शुरू करूँ। एटलीस्ट अगर एक पन्ना दो पन्ना भी अगर पर डे हम लिखते हैं, तो वो धीरे धीरे एक बुक का फॉर्म ले लेता है। तो ये एक मेरा टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस रहता है। या कभी वीकेंड में बैठ के थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिए उसको रिवाइज कर लिए कि आपने क्या क्या लिखा है। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। जहां तक इस नोवेल की बात है, तो इस नोवेल का 3 हिस्से हैं। जो मैंने अभी करेंटली लिखा है वो पहला हिस्सा है, और उम्मीद करता हूँ कि पहला हिस्सा पढ़ने के बाद लोगों के मन में ये तो जिज्ञासा रहेगी कि बाकी के आगे कहानियां कैसी होंगी, पार्ट 2 कैसा होगा, पार्ट 3 कैसा होगा। और इस बुक में जैसे आप हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं और कुछ नया मिलता है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि इसके बाद ये कहानी होगी या नहीं होगी। वैसे ही मेरी जो दोनों बुक आने वाली होंगी, उनकी भी कहानी प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा प्रोसेस अलग है कि ऐसा माहौल क्रिएट करो कि लोग सोचे कुछ और मिले कुछ और। तो वो एक अलग ही एडिशन कर देता है उनके जर्नी में। राइटिंग प्रोसेस की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक आउटलाइन बनाता हूँ कि मुझे क्या क्या लिखना है। फिर मैं उसके डिटेलिंग में जाता हूँ, हर एक टॉपिक के डिटेलिंग में जाता हूँ कि उसमें मुझे क्या क्या भरना है। फिर मैं देखता हूँ कि वहां पे कहाँ पे गैप है,
और उस गैप में मैं क्या डाल सकता हूँ जिससे वो गैप फिल हो सके, ऐसा नहीं लगे कि ये कुछ ब्रेक हो रहा है दो इंसिडेंट के बीच में। तो वो जर्नी स्मूथ होनी चाहिए, कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज रीडर्स क्या करेंगे कि अगर एक बार कहीं किसी कहानी में ब्रेक लग गया ना, तो वहां पे वो बंद कर देते हैं, और एक बार अगर किताब बंद हो गई तो उसको बंद रीडर्स के कर, लिए खोलना हाँ। बहुत मुश्किल होता है। तो राइट। ये अपने आप में ही एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। फिर मैं उसको रिवीजन मोड में लाता हूँ करेक्शन करने के लिए, कि वहाँ कहाँ कहाँ करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज प्रॉपरली ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट जितना हो सके उतना करेक्ट करने, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने कहानी लिख लिया तो उन्हें हड़बड़ी होती है कि जल्दी से इसको प्रिंट करा ले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जितना लिखने में लगाया उतना ही टाइम उसको फिनिशिंग करने में लगाइए, फिनिशिंग, उसको थोड़ा और प्रूफ चमकाइए, रीडिंग। उसको हाँ, उसको प्रूफ रीडिंग कीजिए, उसको थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, और देखिए कि उसमें कहाँ पे कुछ ऐसा जगह है जिसको रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एक बुक को पब्लिश करके लोगों के दिल में उसको छाप छोड़ने के लिए। तो ये एक मेरा पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है एक बुक को पब्लिश करने में, और मैंने यही फॉलो किया था। थैंक यू रवि। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने एक चीज़ बोली, टाइम मैनेजमेंट, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट इन राइटिंग। मैं तो कहता हूँ कि हर ही फील्ड में अगर आप, मतलब एक्चुअली में मैंने लोगों को देखा है जो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह भी, और भी जो लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस लोगों को सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू मैनेज योर टाइम। एंड वहीं पे ही कुछ लोग जो है मात खा जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम। मतलब मैंने कई किताबें इसमें देखी हैं, पढ़ी भी हैं, बट जब एक्चुअल पे जब बात आती है, देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस बेसिकली, कि हम कैसे कर सकते हैं इस पे। और एक बात बोली आपने कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, दिस इज आज के तौर पे देखा जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के हम पास आजकल लोगों में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है। वी हैव सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर रील्स हो गए, या फिर ओटीटी। अगर एक बार आपने ओटीटी देखना शुरू कर दिया तो फिर आपका मन करता है कि भैया इसको देखते जाओ, या फिर रील्स, एक बार आपने रील्स को देखा तो बस आपका मन करता है इसको स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, फिर आपका टाइम कहाँ चले जाता है आपको पता नहीं चलता। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ऊपर कंट्रोल रखना एक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया अगर मुझे ये नहीं देखना है तो नहीं देखना, या फिर एक टाइम सेट कर लिया कि अगर मुझे ये आज मुझे दिन में एक ख़त्म करनी है किताब, तो 2 घंटे आप उस मोबाइल को या तो एयरप्लेन मोड में डाल दो, या फिर कहीं पे छोड़ दो, ताकि आप उस फोन को ना देखो। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप पूरी मतलब आप पूरी कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई भी शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, बट हैविंग सेड दैट, आप आजकल के जो लोग हैं मोस्टली, जो जैसे ससराम हो गया, या फिर बहुत सारे लोग दे दे मूव टू मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी, दिल्ली और कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, वो सब मूव करते हैं पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए। तो अ, आज के युवा एक छोटी जगह से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। मतलब यू नो, मतलब आप आपके लिए आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मतलब इस कहानी के माध्यम से व्हाट इज द मैसेज that this entire story has put for those people basically? मैं एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम्म। मैं पहली बार सासाराम से निकला और मैं कोटा हम्म। गया, तो सासाराम में जो ट्यूशन क्लासेस चलते थे या कोचिंग सेंटर चलते थे, वहाँ 10-12 बच्चे होते थे। जब मैं कोटा में गया और वहाँ के कोचिंग में जब मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे देखा कि हजारों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं।
एक अलग माहौल, एक अलग चकाचौंध की दुनिया। तो एक छोटे से शहर से आए हुए बच्चे के लिए इस दुनिया में अपने आप को ढालना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहां पे आपको उस भीड़ में अपने एक्सीलेंस को कायम रखना पड़ता है, तभी आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और वहां से फिर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं लाइक बेंगलोर, तो वहां के एक अलग कल्चर, एक अलग लाइफ स्टाइल, एक अलग रहन सहन होता है। पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो किसी भी किसी भी पर्सन को, अगर एक छोटे किसी भी शहर से निकल के, छोटा बड़ा कोई भी शहर हो, अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं अगर बड़ी हैं, तो उसको पूरा करने के लिए उनका डेडिकेशन अपना देना पूरा 100% पड़ता है। चाहे चीजें छोटी हो बड़ी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके फाइनल गोल पे। आजकल आप देखते हैं कि कुछ लड़के अपने शहर में ही, अपने गांव में ही रह के यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। कुछ लड़के दिल्ली, बेंगलोर में जाकर उसकी तैयारी करते हैं। तो आप अपने जो भी गोल सेट करते हैं उस पे आप फोकस्ड रहिए, उस पे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइमलाइन बनाइए और उस टाइमलाइन को आप फॉलो कीजिए। तो आपके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे वो कहीं ना कहीं छोटा दिखने लगेंगे। और आपके प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के और आपके डेडिकेशन के साथ आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो कहीं से भी कोई आए, किसी भी फैमिली से आए, एट द एंड अगर आपने फाइनल गोल बनाया है और उसके बीच की टाइमलाइन को आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, तो चीजें इजीली अचीव हो जाती हैं। वैसा ही मैंने भी किया था, और मैंने ये चीज को अचीव किया है। तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो किसी चीज को करना चाहता है वो कर सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। सो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि 4 AM एट द इंटरनेशनल बैंगलोर एयरपोर्ट, बहुत ही एक यूनिक सा नाम है। तो ये नाम कैसे मतलब आया आपके, मतलब ये टाइटल एक अपने आप में ही एक मतलब, अ, इस कहानी का कुछ और भी नाम हो सकता था, बट यही नाम क्यों आपने सोचा, मतलब हाउ डिड इट कम, मतलब ये कैसे आया आपके जहन में कि भैया यही नाम रखना है मेरे को, 4 AM एट द रेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी आपने कभी आपसे किसी ने ये बारे में बात नहीं की या भी पूछा नहीं? आई एम श्योर किसी कहीं कहीं से तो कहीं ने पूछा होगा कि यार ये नाम क्यों। तो आप, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सी, जैसे मैंने कई नॉवेल्स पढ़ी हैं तो बट उसमें से मुझे ये नाम थोड़ा सा यूनिक लगा। तो जैसे आपकी हंसी भी बता रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ डिड यू कम विद दिस डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर? ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यूनिक नाम रख कर अपनी किताब का मैं एक हाइप क्रिएट करना चाहता था, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सो अगर आप इस बुक के कवर को आप देखोगे ना, अगर आपको दिख रहा होगा, तो आपको राइट, यहाँ राइट। पे एक प्लेन दिखेगा। और प्लेन सुबह दिखेगा, हाँ, 4 बजे की जो आकाश की नीली नीला आकाश होता है, वो सीन आपको दिखेगा। तो 4 AM तो आपको समझ में आ गया। एयरपोर्ट तो समझ में आ गया कि ये एयरपोर्ट है क्योंकि प्लेन ये दिख रहा है। ठीक है। हाँ, नाम क्यों पड़ा इसके लिए आपको बुक के अंदर जाना पड़ेगा। बट अगेन, मेरी बुक का मेरी बुक को जब भी कोई पढ़ना चाहे ना, तो उससे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप पहले पेज से पढ़ना शुरू करें। ना तो आप एक्नॉलेजमेंट को मिस करें, ना तो डिस्क्लेमर को मिस करें, ना तो प्रीफेस को मिस करें, और ना ही बैक साइड के पेज पर लिखा हुआ ये पार्ट मिस करें। क्योंकि इस बुक के अंदर लिखी हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज भी मिस करते हैं ना, तो आप पूरा का पूरा कहानी के पूरा का अंदर पूरा के कहानी, रोमांच को मिस कर देंगे। तो राइट। हम्म। 4 AM क्यों हुआ, वो आपको बुक जब पूरा पढ़ लेंगे जब तभी पढ़ेंगे, पता चलेगा। हाँ। बट हाँ, हम्म। अगर किसी ने कुछ पूछा नहीं तो पहले दो चीज मैं बताता हूँ। एक तो मैंने जिस समय मैं बुक पब्लिश करने वाला था, तो मैंने इसका कवर डालकर, नहीं, बेसिकली कवर डालकर और टाइटल डालकर मैंने पूछा कि लोग इसके बारे में क्या उम्मीद करते हैं, कि इस टाइटल से या इस कवर से लोग क्या सोचते होंगे कि इस कहानी के अंदर में क्या क्या होगा। सोचते?
तो किसी ने बोला कि टाइटल देख के तो लगता है कि लड़का वर्ल्ड वार के लिए जा रहा है एयरपोर्ट से अपनी फ्रेंड को अलविदा बोलकर। कोई बोला कि उसको कोई नया प्यार मिल गया एयरपोर्ट पे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए लोगन कुछ। और जो लोग मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि भाई इसका आंसर किताब के अंदर है। और आपको किताब के पता अंदर है। चलेगा कि हाँ, आप राइट। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों लिखा गया, उस 4 बजे क्या हुआ था वो किताब के अंदर है। तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरे कहानी का, इस पूरे जर्नी का। और उसको मैं राइट। किताब के अंदर ही रहने देना चाहता हूँ ताकि जब भी लोग पढ़ें इसको तो उसको वो जान पाए कि आखिर मैंने ये टाइटल क्यों दिया था, क्या हुआ था इस समय। सो आई एम श्योर मेरे लिसनर्स को ये क्यूरोसिटी रहेगी कि ये नाम क्यों पढ़ा, तो लिसनर्स ये किताब को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि इस किताब का नाम 4 AM एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों है। तो जब तक आप किताब को पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, इस किताब का टाइटल ये है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और तभी आपको मालूम पड़ेगा। ओके, सो रवि, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? और आई मीन टू से दैट हाउ इज योर डेली लाइफ लुक्स लाइक? एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आप डू यू लाइक रीडिंग? एंड अगर आपका जवाब हाँ है तो हाल ही में अगर आपने कोई किताब पढ़ी हो। मैं अगर अपनी दिनचर्या की बात करूं तो मैं जब सुबह उठता हूं एक प्रार्थना के साथ उठता हूं और मैं अपने प्लान को प्रॉपरली नोट डाउन करता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है, इस वीक का क्या प्लान था, उसमें से मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या बैकलॉग हैं। और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को शेड्यूल करता हूँ सो दैट लाइक चीज़ें अकॉर्डिंगली अलाइन हो अपनी जगह पे। सो उसी से रिलेटेड मेरी ये किताब की जर्नी भी रही है कि मैंने उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इस किताब को लिखा भी है, उसी रूटीन को फॉलो करते हुए। और जहाँ तक मैं किताब की बात करूँ तो हाँ, मुझे कुछ ऑथर्स पसंद है। जैसे मैं बहुत पहले जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था उस समय चेतन भगत की पहली बुक आई थी 5.7। और उस समय मैंने वो पहली किताब पढ़ी थी। उसके पहले ऐसा स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि शायद आपको एक नॉवल पढ़ने के लिए आपको उस लैंग्वेज की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बट एक सिंपल लैंग्वेज में जब एक किताब को हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं और वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था उस समय। और उसके बाद मैंने चेतन भगत की 2-3 और किताब पढ़ी और उनकी किताब काफी सिंपल लैंग्वेज में थी और लोगों को कनेक्ट कर पाती थी। अ, उसके बाद मैंने किसी और की अगर किताब की बात करूं तो सुधा मूर्ति जी, उनकी किताब मैंने पढ़ी है। उनका किताब का शैली भी बहुत सिंपल और कनेक्टेड वाला रहता है कि आप इजीली उससे कनेक्ट कर पाते हम्म। हैं, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। तो ये रिसेंटली है, एक शिवा से रिलेटेड भी बुक्स थी जिसके 3 पार्ट्स आए थे, जिसपे अभी रिसेंटली मूवी भी बन चुकी है, ब्रह्मास्त्र। राइट। तो वो भी किताब बहुत अच्छी थी। वो एक अलग ही जोन में लिखी हुई किताब है जो जिसको पढ़ने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है। और कभी भी बुक हम लिखते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि उस विजुअलाइजेशन को क्रिएट करे। कोई भी ऑथर चाहता है कि जब वो कोई रीडर उस बुक को पढ़े तो उसको विजुलाइज कर पाए, उस स्टोरी के साथ वो मूव कर पाए। तो इन सब ऑथर्स का काफी मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं इन ऑथर के साथ जुड़े होंगे या आप कुछ और अपना शेयर करना चाहें मेरे साथ तो मुझे खुशी होगी। राइट, राइट, यस, आपने सही बोला। इनफैक्ट आई कैन मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ कि जब आपने बोला कि चेतन भगत जो है वो बहुत ही सिंपल किताब लिखते हैं। आप देख रहे हो कि मैं स्माइल कर रहा था क्योंकि मैंने पहले मुझे रीडिंग का तो पहले से शुरू से शौक था, लेकिन जो एक्चुअल जो रीडिंग का शौक पड़ा वो इट वाज बिकॉज ऑफ चेतन भगत नॉवल बेसिकली। उनकी जो लेखन शैली जो है वो इतनी सिंपल है, मतलब बहुत 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 ही सरल भाषा में और डेली लाइफ, डेली आम जिंदगी की भाषा
बोलते हैं बेसिकली, वो जो बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। ये मैं कहूँगा इसमें। और वही नहीं, मैंने देखा है कि आजकल के जो युवा जो ऑथर्स हैं दो तीन, मैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट एक दो किताबें मैंने पढ़ी है, उनकी भी लेखन शैली कुछ कुछ उनसे ही मिलती है। तो ऐसे ही मतलब ये बहुत ही गलत धारणा है कि मतलब अगर नॉवेल्स या फिक्शन पढ़ी जाए तो आप बहुत ही हाई क्लास नॉवल ही पढ़े, वो पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रीड। ये यही एक बेस्ट तरीका है कि आप पहले सिंपल नॉवल से शुरुआत करो, जैसे चेतन भगत हो गया, और भी दो तीन जो किताबें हैं उनकी। सुधा मूर्ति आपने बोला कि बहुत अच्छी किताब है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, राइट? यू और कैन मैं कैरी। मैं अगर शैली की भाषा की बात करूं तो मैंने इस किताब को लिखते समय अपने भाषा के ऊपर काफी ध्यान दिया है। मैंने इस पे इतनी कड़ी मेहनत की है कि मेरा मानना था कि भाषा को लेके जो रीडर्स है उनके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो उस वो एक कठिन समय था मेरे लिए कि मैं उस भाषा को सुधारूं और उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं कर सकूं। तो वो जर्नी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा इस बुक को लिखने के दौरान। ओके, श्योर। मुझे मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो इस किताब को जरूर लेंगे आपने, और उसको पढ़ेंगे, और जरूर सराहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। तो समय ना व्यतीत करते हुए मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि क्योंकि आपने बताया कि आपने सुधा मूर्ति की किताब पढ़ी और आपने चेतन भगत की किताब भी पढ़ी, बट फॉर लिसनर्स, अगर आप किन्हीं पांच या चार या पांच ऑथर्स लिस्ट करना चाहें, या वो आपकी फेवरेट किताब है मेरे लिसनर्स के लिए, बोथ इंग्लिश हिंदी में, तो वो कौन सी होंगी? सबसे पहला जो नाम आएगा चेतन भगत का रहेगा, क्योंकि मैं शुरू से ही जब किताब पढ़ना शुरू किया तो मैंने स्टार्ट उन्हीं की किताब से किया था। तो मेरी टॉप लिस्ट में उनके नाम तो रहते ही हैं। राइट। उसके बाद जो सेकंड नाम लूंगा वो सुधा मूर्ति जी का लूंगा। कहीं ना कहीं उनकी किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, उनके कहानियों को सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो सेकंड नंबर पे मैं उनका नाम दूंगा। थर्ड में मैं जो शिवा किताब की बात कर रहा था उनके ऑथर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अमीश। सॉरी। अमीश। 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 तो अमीश जी की किताब मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे अच्छी लगती है, तो वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। इसके अलावा एक दो मोटिवेशनल बुक हैं, तो वो किताब पढ़ता हूँ कभी कभी, चीजों को अलाइन करने के लिए या अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने हैबिट्स में सुधार लाने के लिए इन सब किताबों को भी मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ। तो वो ऑथर्स भी हमारे लिस्ट में रहते हैं। इस समय तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, मैं उनकी किताब भी पढ़ता रहता हूँ। ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि आपने बताया कि आपके नॉवेल्स के दो और पार्ट्स लिखने का प्लान्स हैं, बट इसके अलावा कोई और फिक्शन या नॉन फिक्शन लिखने का कोई आपका फ्यूचर में कुछ प्लान या गोल है, अपार्ट फ्रॉम योर डेली वर्क लाइफ? म- मेरा जो किताब लिखने का सबसे पहला जर्नी था वो मेरा टेक्निकल बुक था। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाई प्रोफेशन। सो हैं। मैंने पहली जो तीन किताबें पब्लिश की वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी। मोस्टली मेरी किताबें आइदर यूके और यूएसए में पब्लिश हुई थी, पैक्ट एंड प्रेस पब्लिशर के थ्रू। और रिसेंटली मेरा उनसे बात चल भी रहा है एक टेक्निकल बुक से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि मैं जल्दी उस पर काम शुरू कर दूंगा। जहाँ ओके। तक नॉन टेक्निकल बुक की बात है, तो मैंने आईएसबी हैदराबाद से लीडरशिप का कोर्स किया है। तो वहाँ की लर्निंग से मैं काफी ज्यादा प्रभावित रहा हूँ और उस दौरान मैंने काफी कुछ सीखने की कोशिश की है। तो हो सकता है भविष्य में मैं उससे रिलेटेड कोई किताब लिखने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं उन एक्सपीरियंस को अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सकूं। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे फिक्शनल की तरफ मेरा एक डायरेक्शन रहता है। एक इमोशनल कनेक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है लोगों के साथ शेयर करने में, एक कहानी के रूप में मुझे बांटने में अच्छा लगता है। तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि मैं
इस जर्नी में एक ऐसी कहानी और लेके आऊं जो कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में लोगों को ले जाए कि वो उनको लगे कि वो उनकी जिंदगी की कहानी है, कहीं ना कहीं उनके साथ घटना घटी हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में मैं वैसे किताब भी लिखूं। ओके, थैंक यू रवि फॉर ये जानकारी देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आपकी प्लान सक्सेसफुल हो और जल्द ही हमें और आपकी लिखी हुई किताबें देखने को मिले, क्योंकि मेरा ये ऐसा मानना है कि जो आई मीन आज की रेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप गूगल करो, आप चैट जीपीटी करो, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन जो नॉलेज आपको बुक्स दे सकती है वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। एक बुक कई कभी कभार मेरा मन करता है कि मैं एक वो आजकल चल रहा है किंडल, किंडल ले लूं उसमें। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार ये जो जो अभी भी जो हार्ड कॉपी वाली जो बुक्स हैं वो जो उसमें जो बात है ना वो और किसी में नहीं है। इस मतलब क्योंकि अगर आप किंडल भी ले लें तो भी आप अपनी यू आर एक्चुअली यूजिंग ए स्क्रीन। सो जो बुक्स रीडिंग का जो चार्म है वो और कहीं नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब तक आप किसी चीज को छूते नहीं है, उसके राइट। उसके टच को महसूस नहीं करते हैं ना, तब तक वो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है। और जब एक ओके। किताब के पन्नों को आप पलटते हैं, उस किताब के पन्नों की सुगंध, उस किताब हाँ। के पन्ने पलटते समय जो आपकी हम्म। उंगलियों से जो घर्षण होता है, वो कहीं ना कहीं हम्म। कनेक्टिविटी हमारे मन में आती है। और जब वो इमोशनल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाती है, तो हम उसे ज्यादा कोरिलेट कर पाते हैं, जो चीज की राइट। हम किंडल्स वगैरह में मिस कर देते हैं। तो ये एक राइट। बहुत ही अच्छा जुड़ाव हो जाता है किताब को पढ़ने में। राइट। सही कहा आपने। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। एंड आशा करता हूँ कि आपकी आप हमें आपकी जो फ्यूचर जो बुक्स हैं वो सुनने को मिले। इससे पहले कि मैं इस पॉडकास्ट को क्लोज करूं, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जी। कि अपने रीडर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, या फिर जो सुनने वाले हैं मेरे लिसनर्स उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, या फिर आप अपनी किताब के बारे में, या फिर उनके बारे में जो जो ये जो आप लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो मेरी ये किताब है ना, ये एक ऐसे प्रोटेगनिस्ट, एक ऐसे पात्र की कहानी है जो एक छोटे से शहर से उठकर बड़े सपनों के साथ, पहले वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा जाता है, वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और फिर बड़े सपने लेकर वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने चला जाता है। इस पूरे जर्नी के दौरान उसके साथ क्या क्या घटना घटी, क्या क्या इमोशनल फेज से वो गुजरा, और क्या क्या खुशियां उसे मिली, ये सारी की सारी जर्नी इस किताब के अंदर में है। ये कहानी किसी की भी हो सकती है। हर एक लड़का जो 10th पास करके घर से निकलता है और बड़े सपने लिए वो अपने घर से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में जाता है, वहां तैयारी करता है, जॉब ज्वाइन करता है, तो वो हर किसी के साथ वो घटना घटती है। और हर कोई जो किताब लिखना चाहता है, अगर वो इसी तरह के छोटे छोटे पात्र को इकट्ठा कर कर एक मोती के रूप में उसे इकट्ठा करते जाए और माला के रूप में उसे पिरोता चला जाए, तो कोई भी व्यक्ति जो एक किताब लिखना चाहता है वो लिख सकता है। मेरी ये किताब, आप जब पूरी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कहानी कहाँ शुरू हुई है और कहाँ खत्म हुई है, और इसके आगे क्या उम्मीद करते हैं ये भी पता चलेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेट करता है कि आप भी, आपको एक प्रेरणा देता है कि अगर कोई सामने वाला बंदा एक ऐसे माहौल को क्रिएट करता है कि वहां से लोग जुड़ने लगते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी उस कंसेप्ट को यूज करके आप भी कहानी लिख सकते हैं, और आप भी अपना एक जो एस्टेब्लिश्ड है, एस्टेब्लिशमेंट है लेखन की दुनिया में, वो कायम कर सकते हैं। Okay. तो आपको भी मतलब हर किसी को एक प्रयास करना चाहिए, और अपनी जिंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए। ये मेरा मानना है, और उम्मीद करता हूँ आप भी कुछ ना कुछ तो लिखते ही होंगे, अनुज जी। हम्म। मैं पेशे से एक राइटर हूँ, तो मैं भी काफ़ी कुछ लिखता हूँ। बट मैंने मतलब ये फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक कह लें, इसमें मतलब कभी कोशिश नहीं करी। बट
डोंट नो अबाउट द फ्यूचर कि हाउ इट गोस, बट या आई मीन लिखता तो हूँ बट नॉट बुक्स, नॉट इनटू बुक्स ऑफ फिक्शन. राइट. बट आई वुड लव टू रीड योर बुक्स. आई विश कि आप एक बुक लिखो एंड आई वुड रिसीव अ ऑथर कॉपी ऑफ योर बुक. सो श्योर. प्लीज विल. आप जल्दी ये खुशखबरी मुझे दें, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा. मुझे ही नहीं, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उन सारे लोगों को अच्छा लगेगा कि आपकी लिखी हुई किताब उन्हें पढ़ने को मिले. श्योर श्योर श्योर. बट ये पॉडकास्ट तो आपके लिए है, तो इस तो मैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए और हमें अपनी ये बुक के बारे में जानकारी दी या अपनी बुक के बारे में बताया. वी वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू, और मैं आशा करता हूँ मेरे लिसनर्स इस किताब को जरूर खरीदेंगे और पढ़ेंगे और सराहेंगे भी. 4 AM@Bangalore इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक जज्बाती सफ़र है जो हर पाठक के दिल को छू सकती है. तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और इसे पढ़ें भी और इसको रिव्यू करें. लिसनर्स, ये बुक जो है अवेलेबल है स्टोर्स पे, तो आप जाइए उसको परचेज करिए इसको और इसको जरूर पढ़िए. बट रवि जी, थैंक वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट. अनुज जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद इस पोस्टकार्ड में मुझे जोड़ने के लिए. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और सारे श्रोतागण को मेरी किताब जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी, और वो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने मन की बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि उन्हें ये किताब कैसी लगी, और भी भविष्य में वो क्या क्या मुझसे उम्मीद करते हैं. तो इसी के श्योर साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ. श्योर. थैंक यू सो मच वंस थैंक यू. अगेन. बाय बाय. बाय. तो दोस्तों, ये थे रविकांत सोनी, जिन्होंने अपने अनुभव और प्रेरणादायक शब्द यूज़ किए और उनसे हमें रूबरू कराया. और अगर आपने अभी तक उनकी किताब 4 AM@Bangalore इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं पढ़ी है तो इसे ज़रूर पढ़ें. इस बुक का जो लिंक है वो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं. ये सारे ऑनलाइन स्टोर, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब में अवेलेबल है. तो आप जाएं और इसको ज़रूर पढ़ें और अपने रिव्यूज़ इस किताब के बारे में दें कि आपको कैसी लगी. आप सभी लिसनर्स को मेरा धन्यवाद जो आज मेरे साथ इस एपिसोड में जुड़े. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताएं. मेरा ईमेल आईडी है saffronspeaks@gmail.com. आप मुझे अपने सुझाव बताएं कि आप कौन से गेस्ट को सुनना चाहेंगे, या फिर आप मुझे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा कोई गेस्ट जो लगता है मेरे पॉडकास्ट में आना चाहे, तो उनके बारे में बता सकते हैं. हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनको अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं. या फिर आप कौन सी किताब के ऊपर सुनना चाहेंगे, आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स दीजिए. और एक तीसरी बात, वो जो बहुत ही ज़रूरी है, इस एपिसोड को आप शेयर करिए. ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, यूट्यूब और अदर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूज़िक. आप इसे सुन भी सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं. और इसमें एक सब्सक्राइब बटन है, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा एपिसोड लेकर आऊँ और ज़्यादा अच्छे गेस्ट लेकर आऊँ. तो इट गिव्स मी अ मोटिवेशन बेसिकली टू डू गुड वर्क विद. सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नेटवर्क में, ताकि इस किताब के बारे में और लोगों तक पहुंचे और लोग इसको पढ़ें. इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए ऑथर के साथ जो अपनी कहानी बताएंगे. तब तक के लिए अलविदा दोस्तों. बाय बाय.